नमस्कार आप सभी को। एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो बहुत विशेष है क्योंकि मैं पत्रिका विश्लेषण की श्रृंखला शुरू कर रही हूँ। आप सभी के बहुत सारे मेल्स, कमेंट्स, इवन व्हाट्सएप के मैसेज भी, आप सभी के अनुरोध पे ये एक श्रृंखला शुरू शुरू कर रही हूँ, जहां पे मैं पत्रिका विश्लेषण करने वाली हूँ कि अ, मेरी पद्धति कहना अतिशयोक्ति होगी। शास्त्रोक्त पद्धति क्या है पत्रिका देखने की, इस बारे में हम समझने वाले हैं। आज का जो वीडियो है वो विशेष इसलिए भी है क्योंकि जैसे कि मैंने पिछले बार कहा था वीडियो में कि आज जो पत्रिका है वो विशेष है, जिसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं, जिसके ऊपर मैं आपको विश्लेषण देने वाली हूँ, वो विशेष है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति की पत्रिका है जो कर्म से अघोर है। सो देर न करते हुए हम कार्य की शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पे आपको अब एक पत्रिका दिखने वाली है और हम उस पत्रिका को अप्रोच कैसे करने वाले हैं, शुरुआत कैसे करने वाले हैं, उन सभी बातों पे सभी ज्योतिष जिज्ञासु, अगर दर्शक जो भी देख रहे हैं जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं, वो भी इस चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आत्मसात कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं देर न करते हुए। अब आपके सामने जो पत्रिका है, हम उस पर बात करना शुरू करने वाले हैं। जब भी पत्रिका का विवेचन शुरू करते हैं तो सबसे प्रथम ग्रहों की स्थितियों को देखना चाहिए। जातक का मकर लग्न है और मकर राशि है और लग्न में ही शनि, गुरु और चंद्र है। आप देखेंगे कि लग्न में जो शनि, गुरु और चंद्र है वो आ, उनमें से शनि और गुरु जो है वो वक्री अवस्था में है, क्योंकि चंद्र और सूर्य स्वयं प्रकाशित ग्रह होने के कारण ये कभी भी वक्री अवस्था में नहीं जाते हैं। देखिए, शनि कौन है पत्रिका में? शनि प्रथम भाव का और धन भाव का स्वामी है। वही गुरु जो है वो पराक्रम भाव का और व्यय भाव का स्वामी है। लग्न में जो स्थित चंद्रमा है वह सप्तम भाव का स्वामी है। कुटुंब भाव में अर्थात द्वितीय भाव में केतु है। तीसरा चौथा भाव जो है वह खाली है, कोई ग्रह वहां पर विद्यमान नहीं है। अब अगर आप पंचम भाव में देखेंगे तो खुद पंचम भाव का शुक्र जो स्वामी है वही विराजमान है। ठीक उसी प्रकार से षष्ठ भाव में बुध है और बुध अपने ही राशि में अर्थात मिथुन राशि में विराजमान होकर बैठे हुए हैं। अब सप्तम भाव की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं सप्तम भाव में सूर्य है जो अष्टम भाव के स्वामी है। और अष्टम भाव में अगर आप जाएंगे देखेंगे तो मंगल और राहु की युति आपको दिखेगी। मंगल यहाँ पर चतुर्थ भाव के और लाभ भाव के स्वामी होकर बैठे हुए हैं। दशम, व्यय, लाभ और व्यय भाव, ये आगे के चारों भाव जो हैं ये खाली है, यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है। अब समझिए कि जब हम पत्रिका देखते हैं तो हमें दिखता है कि भाई इस पत्रिका को किस प्रकार से पढ़ा जाए। तो सर्वप्रथम ये कुंडली का प्रथम आकलन हुआ है ना। पत्रिका की शुरुआत हमेशा वीक पोजीशन से ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तभी आप पत्रिका को भेद सकते हैं। नॉर्मल ही यह पत्रिका को देखने पर हम प्रथम स्थान और अष्टम स्थान से बोलना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जो योग दिखाई देते हैं उन्हीं से हम शुरुआत करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा पत्रिका को देखते समय, या जब भी आप कभी पत्रिका समझने की कोशिश करें तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी भाव में ग्रह होते हैं इस जीवन में, उन भावों से संबंधित जितने भी कारकत्व हैं, या उस जो वो भाव कारक चीजों को दिखाता है, व्यक्तियों को दिखाता है, या जिस भी सिचुएशन को दिखाता है, उन भावों से संबंधित हमारा पेंडिंग कर्म होता है या हमारा लेना देना होता है। वो भाव हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली एक्टिवेटेड रहते हैं। अब जैसे मैंने शुरू अभी कहा कि नॉर्मली इस पत्रिका को देखने पर पहली भाव में जो शनि, गुरु, चंद्र का योग दिखाई देता है, या अष्टम भाव में मंगल, राहु का योग दिखाई देता है, तो सबसे पहले नजर वहां पर पड़ती है। पर क्या देखने पर समझ में आता है? तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि पत्रिका का सबसे कमजोर भाव कौन सा है, क्योंकि क्योंकि ये पत्रिका इतनी ज्यादा क्लिष्ट है कि नॉर्मली इसको भेदना
बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। आप आगे जैसे जैसे सुनते जाएंगे ये वाक्य आपको सत्य प्रतीत होता हुआ समझ में आएगा। एक और कारण भी है कि योग बहुत बली है। योगों को जरूर समझा जा सकता है, पर यहाँ पर इंसान को समझना बहुत कठिन है कि ये वही इंसान है या इसी इंसान की पत्रिका है। अब इस पत्रिका को देखते हुए सबसे अगर कमजोर भाव को हम इस कमजोर भाव को देखें तो वो है कुटुंब भाव, और कुटुंब भाव में बैठा हुआ केतु। अब कुटुंब भाव मतलब दूसरा भाव। द्वितीय भाव मतलब क्या है? द्वितीय भाव का अर्थ है द्वितीय भाव से देखी जाने वाली चीजें कौन सी हैं। द्वितीय भाव धन भाव है, कुटुंब का भाव है, फैमिली एडिशन का भाव है, ये आपकी वाणी का भाव है, ये आपके खान पान का भाव है। मोटे मोटे तौर पर प्रोमिनेंटली इन चीजों को हम दूसरे भाव से देखते हैं। अब कुटुंब भावस्थ केतु मतलब काली जुबान, सिद्ध वाणी, और ये भी हम कह सकते हैं कि वो जन्मजात है। ये केतु कुटुंब में अलग करने वाला है, कुटुंब से अलग करने वाला है। यह केतु जो है ये दिखाता है कि धन संचय में हमेशा इस व्यक्ति को बाधा आने वाली है, बाधा रहेंगी हमेशा, किंतु परंतु बनाकर रखने वाला ये केतु है। धन हानि भी कराएगा। केतु अर्थात किंतु परंतु। केतु कैसा ग्रह है? केतु फ्रस्ट्रेटेड ग्रह है, क्योंकि केतु के पास में धड़ है परंतु सर नहीं है। सारे सेंसेस उसके पास जा चुके हैं, राहु के पास है सेंसेस। तो केतु यहाँ पे अकेला है। जब भी केतु किसी और के साथ में होता है तो वो डेफिनेटली उस ग्रह के समान, उस ग्रह का सर उसे मिलता है और वो उसके समान कार्य करता है। परंतु अगर अकेला केतु है तो वो केतु मटेरियलिस्टिक नहीं परंतु आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत कारक होता है। परंतु अब ये केतु यहाँ पे क्या क्या कर रहा है ये आपने देखा। अब द्वितीय भाव के ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो अष्टम भाव पड़ता है, मतलब द्वितीय का सप्तम हुआ अष्टम भाव, जहां पर मंगल और राहु का अंगारक योग है। अंगारक योग नाम से ही समझा जा सकता है कि ये अंगार युक्त सभी क्वालिटी को लेकर है, राइट। अंगार कैसा होता है? बाहर से आपको दिखाई देता है कि वो काला है, ठंडा है, परंतु आप जैसे ही फूकेंगे, जैसे ही आप उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको अंदर से वो भभकती हुई ज्वाला दिखेगी। ठीक उसी प्रकार से इस व्यक्ति के साथ भी वही बात है अष्टम भाव को लेकर। अब अष्टम भाव स्थित अंगारक योग व्यक्ति को हमेशा मृत्यु का भय देता है। दिमाग में, मन में हमेशा आत्महत्या के विचार भी बने रहते हैं। देखिए, अष्टम भाव मृत्यु का भाव है ना, गुरु विद्या का भाव है। अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का है। अष्टम भाव आपके अनअटेंडेड इमोशंस का है। अष्टम भाव आपके उन सभी चीजों का है जिसको आपने क्लोजर नहीं दिया है। प्रोमिनेंटली मृत्यु का भाव है, प्रोमिनेंटली गूढ़ विद्या का ये भाव है। अब दिमाग में हमेशा आत्महत्या के विचार बने रहते हैं। देखिए, इस जीवन में, इस व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी ये एक ना एक बार तो आत्महत्या का जरूर प्रयत्न किया हुआ होगा इस व्यक्ति ने। इस व्यक्ति के अगर बड़े पैमाने पर एक्सीडेंट होते हैं, अगर ये चांसेस दिखाई देते हैं, देखिए जब अष्टमस्थ स्थिति इस प्रकार से होती है तो, और अगर एक्सीडेंट होता भी है तो उसे मार कहाँ लगेगा? उसके मुख पर लगेगा। क्यों लगेगा मुख पर? क्योंकि एग्जैक्टली सामने केतु है। इस अंगार दोष की जो अंगारक योग जो अष्टम भाव में बना हुआ है, इसकी दृष्टिपात कहाँ हो रही है? दूसरे भाव में हो रही है। ठीक उसी प्रकार से इस द्वितीय भाव में जो ये केतु है ये और भी चीजें दिखाता है कि मुख के संबंधित बीमारियां रहेंगी। इसे दांतों का प्रॉब्लम रह सकता है, दांतों का गिर जाना या फिर दांतों का दुखना, दांतों का टूट जाना, रूट कनाल, ऐसी दिक्कतें हो सकती है, या कुछ दांत हमेशा के लिए न रहना। दूसरी तरफ से देखें तो अंगारक योग जो है द्वितीय स्थान पर पड़ती है। इस अंगारक योग की दृष्टि, इसका अर्थ है कि द्वितीय स्थान वाणी का स्थान भी है, तो यह व्यक्ति वाणी में किस प्रकार से होगा? अंगार युक्त होगा, कटाक्षपूर्ण होगा, निर्दयी इसकी भाषा होगी, और निष्ठुर भी हो सकता है ये व्यक्ति।
क्योंकि इतना इतना बलपूर्वक या इतना गहरा अंगारक दोष है ये, कि इसका सीधा परिणाम इसकी वाणी पे होगा। अब राहु मंगल की युति जो है वह गुप्त धन ढूंढ निकालने में बहुत प्रभावी होती है। देखिए, गूढ़ विद्या का ज्ञान इन्हें जन्मजात ही होता है। यह जन्म से लेकर जन्म से ये सब चीजें ये साथ लेकर ही आते हैं। इन्हें ये कह सकते हैं कि गत जन्म से भी इनके साथ ये चीज चली आ रही है, इसलिए इन्हें इन सब चीजों की सिद्धि प्राप्त रहती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा योग दिखने पर ये व्यक्ति सिद्धि धारक होते हैं, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसी के कारण इनके जीवन में नई चीजों को भी ये आत्मसात करते हुए चले जाते हैं। ये कला भी इनमें होती है। पर ये किससे संबंधित है? अष्टम भाव से, गूढ़ विद्या से। अब अष्टम भाव और क्या दर्शाता है? अष्टम भाव शमशान को दर्शाता है। इसलिए शमशान में बैठना, शमशान में बैठकर साधना करना, शमशान वासी होना, या ये शमशान साधक भी बन सकता है। अगर सच कहें तो यह व्यक्ति जन्म से ही तांत्रिकों के साथ में बैठकर या तांत्रिकों के माध्यम से शमशानी क्रियाएं करके या फिर शमशानी तंत्र करते हुए आया हुआ है। क्योंकि राहु भी तंत्र का कारक है, अष्टम भाव गुण विद्या का कारक है, और मंगल अग्निहोत्र को दर्शाता है, अग्नि को दर्शाता है। इस व्यक्ति ने शमशान में ध्यान धारणा जप तप किया हुआ हो सकता है। देखिए, इसी कारण यह गत जन्म में शमशान तांत्रिक होने की संभावना दृष्टि गोचर होता है। अब आते हैं हम प्रथम स्थान पर। प्रथम स्थान में देखिए गुरु, शनि और चंद्र की युति है। प्रथम स्थान क्या है? प्रथम भाव आपका लगन भाव, आपके इंटेलिजेंस, आपका अपीयरेंस, आप कैसे दिखते हैं, इन सब चीजों को दर्शाता है। आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति, आपकी विचारधारा, आपकी विचार शैली किस प्रकार से है। यही पत्रिका के इस पत्रिका की सबसे बड़ी खास बात यह है कि गुरु प्रथम भाव में अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है, परंतु स्वराशिस्थ शनि के साथ में बैठा हुआ है, जो कि नीच भंग करता है। प्रथम भाव का शनि जो है वह सच में क्या दर्शाता है? एक बड़ा महान योग दर्शाता है। क्योंकि जब शनि अपने ही राशि के हों और प्रथम भाव में या केंद्र भाव में जब बैठते हैं तो पंच महापुरुष योगों में से एक योग निर्माण करते हैं, उसका नाम है शश योग। अब चंद्र से बनने वाले योग देखिए कि चंद्र और शनि जो है वो विष योग बनाते हैं, चंद्र और गुरु जो हैं वो गजकेसरी योग बनाते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों ग्रह लग्न में बैठकर 50 से भी ज्यादा ऊपर के योग तैयार करते हैं। अब ये कौन कौन से योग हैं? एक क्विकली इसके ऊपर एक दृष्टि घुमाते हैं। देखिए, शनि से बनने वाले जो योग हैं, जैसे कि मैंने कहा, शश महापुरुष योग, शश योग, राजयोग, स्ववीर्य धान योग, अंत्यवयसी धन योग, शरीर सुख सौख्य योग, देह कष्ट योग, रोगग्रस्त योग, सदा संचार योग, जड़ योग, सुमुख योग, विष योग, विष प्रयोग योग, मातृनाश योग, बहुस्त्री योग, अरिष्ट योग, अरिष्ट निष्ठुर भाषी योग, युक्ति समन्विता गामी योग, अल्पायु योग। चंद्र और शनि और गुरु और शनि। अब गुरु और शनि जो है ये बनाते हैं चंडाल योग। गुरु पूर्वजों को दर्शाते हैं, शनि पिशाचों को दर्शाते हैं, छाया को दर्शाते हैं। आप देखेंगे कि ये हमने शनि से बनने वाले योगों को देखा है, परंतु अब हम अगर आप देखें कि गुरु से बनने वाले कौन से योग हैं, तो गुरु से बनने वाले योग जो हैं आप देखेंगे कि सबसे पहले गजकेसरी योग जो चंद्र से बना हुआ है, राइट। नीच भंग राजयोग बना हुआ है, स्ववीर्य धान योग राजयोग। जब राजयोग बनता है तो इसका अर्थ है कि भाई कि कभी ना कभी तो ये व्यक्ति अपने जीवन में बढ़िया कमाएगा, बढ़िया समृद्धि भी पाएगा। टिकेगी नहीं टिकेगी ये अलग बात है। अब कर्मजीव योग है, फिर है शरीर सुख योग,
अब आप देखेंगे कि कुछ योग आपको कॉमन दिखेंगे जब भी हम युति की बात करते हैं, तो देह स्थूल योग, जड़ योग, और पुत्र योग, सत्कलत्र योग, भाग्य योग, अरिष्ट योग, अरिष्ट भंग योग, पूर्णायु योग, चंद्र गुरु चंद्र शनि या गुरु शनि, ये आपको कॉमन इन तीनों योगों के साथ मिलेगा। उसी प्रकार अगर हम चंद्र से देखें तो चंद्र से बनने वाले कौन से योग हैं? चंद्र से बनने वाले आप देखिए कि ऑलमोस्ट वही सारे योग हैं। जैसे गजकेसरी योग है, ठीक है, उत्तमादि धन योग है, ये राज योग है, देह कष्ट योग है, मातृनाश योग है, बहुश्री योग है, सत्कलत्र योग है, अरिष्ट निष्ठुरभाषी योग है, हिल्लजा नेत्र दोष योग है। आप देखेंगे कि जितने भी योगों के नाम मैं ले रही हूं उसमें से बहुत सारे कॉमन निकल के आए हैं, और नाम से ही आप समझ सकते हैं। बहुत सारे योग जो हैं वो नाम नाम से समझा जा सकता है। अब हिल्लजा नेत्र दोष जो ये है, नेत्र दोष जो है, नेत्र मतलब आंखें, तो नेत्रों से संबंधित कुछ न कुछ दिक्कत होना। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अब इन सभी योगों में से सबसे प्रभावकारी कौन सा योग रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण योग यहाँ पर जो बनता है वो है गुरु शनि का, अर्थात चंडाल योग। हमने अभी तक जितनी भी बातचीत कही या जो भी मैंने आपको समझाया यहाँ पर, ये सभी पाराशर ऋषि या पाराशर होरा शास्त्र में आप सूत्रों को समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझने के लिए मिलेगा। अब पाराशर ऋषि के अनुसार प्रथम भाव में ये जो शनि विराजमान है वो क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है कि गत जन्म से इस व्यक्ति के साथ में एक पिशाच छाया साथ में है। उसी प्रकार से पराशर ऋषि ये भी कहते हैं कि प्रथम स्थान में बैठा हुआ शनि जो है, और अगर उसके भी आगे पीछे अगर गुरु राहु केतु होते हैं तो ये एक और पिशाच दर्शाता है। और अगर युति होती है, जो इस पत्रिका में ऑलरेडी हमें दिखाई दे रही है, मतलब गुरु और शनि की, तो ये एक और एंटिटी को दर्शाते हैं। और द्वितीय भाव में जो केतु है वो एक चंडाल को भी दर्शाते हैं। तो हम अगर ध्यान से समझने की कोशिश करें तो इस पत्रिका में दिखेगा हमें कि एक विषय रूपी चंडाल जो पिशाचों को लेकर बैठा हुआ है, उन पैशाचिक शक्तियों को लेकर बैठा हुआ है। तो दूसरी तरफ देखेंगे कि गुरु और चंद्र है जो गजकेसरी योग निर्माण करता है। तो एक तरह से देखा जाए तो समझ में आता है कि ये व्यक्ति गुरु श्रापित भी है। क्यों? क्योंकि गुरु नीच के होकर बैठे हुए हैं और इन सभी ग्रहों के बीच में ये बैठे हैं, इसलिए ये दर्शाते हैं। अब जिस प्रकार से ये युति आप देखेंगे कि लग्न भाव में है, तो लग्न भाव के पास में आंखें और कान होते हैं, और लगन में बैठे हुए ये जो विश्व योगी चंडाल पैशाचिक शक्तियों को लोग जो लेकर बैठे हुए हैं, तो वो दर्शाते हैं कि व्यक्ति के कान में या फिर विचारों में अविरत हमेशा कोई ना कोई बोलते रहता है। एक आंतरिक संवाद सतत चलते रहता है, कांस्टेंट डायलॉग चलते रहता है। ये भी हो सकता है कि इस व्यक्ति के साथ में जब ये स्थिति चलती है तो ये उसे पिछला अगला चलायमान स्थिति के बारे में हमेशा विचारों के माध्यम से बताते रहता है। जब इस तरह की स्थिति इनके पहले भाव में बनी रहती है, और मैंने कहा कि पहले भाव में जो स्थिति ये विषयोगी चंडाल पैशाचिक एनर्जी को लेकर बैठे हुए हैं, तो इसके आगे पीछे अगर आप देखते हैं तो वाणी का भाव और पीछे नींद का भाव है, व्यय भाव। तो इन्हें नींद ढंग से नहीं लगती है, इन स्वप्न रूपी कुछ ना कुछ हमेशा दिखता रहता है, ऐसा लगता है कि कोई मूवी चल रही है, और जिसका परिणाम जो है ना उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी दिखाई देता है।
अब लगन भाव में स्वराशि का शनि हमेशा व्यक्ति को बीमारियों से दूर रखता है, आप देखेंगे बहुत बार देखने में आता है। यह एक प्रकार से दृष्टा भी होते हैं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये जो योग जिस प्रकार से बने हुए हैं, ये व्यक्ति को तीसरा नेत्र, इनका तीसरा नेत्र खुला हुआ हो सकता है और वो भी जन्मजात स्थिति हो सकती है। तो आप सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति, किसी बालक के साथ ऐसी स्थिति बनी हुई है बचपन से, तो उसे खुद को इन सब चीजों को टैकल करने में या पहले तो समझने में, एक्सेप्टेंस करने में, इन सब चीजों के थ्रू, उस जर्नी के थ्रू जाने में कितनी दिक्कत हुई होगी। मतलब नॉर्मल रियलिटी से बढ़कर अगर आपको कुछ और चीजें हमेशा 24/7 अगर दिखती रहेंगी, तो किस प्रकार का मानसिक स्तर रहेगा आपका। अब सप्तम स्थान की तरफ बढ़ते हैं, चलिए, और जानते हैं कि सप्तम स्थान में कौन बैठा हुआ है। तो सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं सूर्य, जो कि अष्टम भाव के स्वामी है। अब ध्यान से देखिए तो मकर और धनु, ये दो ही ऐसे लग्न है देखिए, जिनमें अगर आप सातवें भाव के जो स्वामी होते हैं वो दो लुमिनरीज हैं, चंद्र और सूर्य। और चंद्र और सूर्य को केवल एक ही राशि मिली हुई है, मतलब सूर्य और चंद्र कर्क और सिंह राशि के स्वामी होते हैं। तो अष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव में जब चला जाता है या बैठा हुआ होता है, तो सप्तम भाव पूरी तरह से दूषित हो गया है यहां पर। अब ये रवि जो है ये ज्यादा दूषित इसलिए है क्योंकि अष्टम भाव में जो अंगारक दोष बना हुआ है ना, मंगल और राहु की युति जो बनी हुई है, उसके कारण इसका परिणाम सप्तम भाव पे ज्यादा है। तो ये सीधे सीधे दर्शाता है कि इस व्यक्ति के जीवन में विवाह सुख, स्त्री का सुख न के बराबर है। ऊपर से लगन भाव में बनी हुई विष योगी चंडाल की जो दृष्टि है वो सप्तम भाव में पड़ती है। इसलिए ये व्यक्ति जो है ये क्या है, स्त्री शापित है। तो ये दर्शाता है कि भाई प्रथम भाव में गजकेसरी योग भी है जो सप्तम भाव पर दृष्टि डालता है। तो ये गजकेसरी योग क्या दिखाता है फिर, क्योंकि ये सूर्य सप्तम भाव में बैठकर वैसे भी पृथक या उन सभी कारकत्वों से पृथक कर देता है सूर्य, क्योंकि सूर्य शनि ये जो ग्रह है इनमें इनका मूल तत्व या मूल गुण जो है वो है पृथकता, उस कारकत्वों से, उन लोगों से, उन सब चीजों से। तो सप्तम भाव में बैठा हुआ सूर्य जिसके ऊपर विषयोगी चंडाल पैशाचिक दृष्टि भी पड़ती है और दूसरी तरफ गजकेसरी योग भी पड़ रहा है। जैसे पिशाच की दृष्टि, चंडाल योगी पिशाच की जो दृष्टि पड़ती है, जिससे हम ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि इस व्यक्ति को स्त्री सुख नहीं है, ये स्त्री शापित है। परंतु वही दूसरी ओर गजकेसरी योग है तो वो दिखाता है कि इस व्यक्ति के पत्रिका में बाह्य सुख, बाह्य स्त्री से सुख का भी योग बनता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे पंचम स्थान की। पंचम स्थान में आप देखेंगे शुक्र विराजमान है, स्वराशिस्थ है। वृषभ राशि का शुक्र पंचम भाव का बुद्धि का होता है, संतति का है, पूर्व पुण्यों का भाव है। पंचम भाव में स्थित शुक्र जो है वो दर्शाता है कि किसी भी व्यक्ति की जो बुद्धि है वो, मतलब अब इस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं तो इस व्यक्ति की जो बुद्धि है वो कैसी है, कल्पक बुद्धि है, उत्तम बुद्धिमत्ता है इस व्यक्ति को। अर्थात विशेष ये बात है कि किसी भी बात को लेकर या किसी भी टॉपिक को लेकर अगर ये विचार करने लगे और उसमें अगर गहराई से पूरी तरह उतर जाए तो उस बात का या उस विषय का इन्हें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड। पंचम भाव संतति का स्थान है। देखिए इसका अर्थ है कि इस व्यक्ति को संतति की प्राप्ति जरूर हो सकती है, परंतु ध्यान से देखिए कि इस पत्रिका में विडंबना कैसी बनी हुई है। देखिए अभी मैंने समझाया है कि सप्तम भाव दूषित है, स्त्री शापित है, और इस व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक सुख भी नहीं है, वैवाहिक सुख की कमी है। परंतु पंचम भाव दर्शाता है कि यहां तो व्यक्ति को संतान की प्राप्ति हो सकती है। मतलब जहां विवाह में बाधा है, घर संसार सुख नहीं है,
कुटुंब नहीं हो सकता है, कुटुंब के साथ रहना नहीं है, परंतु संतति है ना विरोधाभास? बहुत बड़ा विरोधाभास है ये। अब अगर पत्रिका दर्शाती है कि पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह जो शुद्ध है और इसे इस व्यक्ति को संतान की प्राप्ति हो सकती है, परंतु वो कैसे, इसका मूल अर्थ क्या हुआ? पंचम भाव संतति की सुख की प्राप्ति का बताता है। तो संतति होने के लिए जो मूल क्रिया होती है वो हम पंचम भाव से देखते हैं। मतलब दो व्यक्तियों का साथ में आकर उस क्रिया को करना और सहवास को कर उस संतति को प्राप्त करने की क्रिया को पूर्ण करना। अब पंचम भाव जो है वो इस सुखों को दर्शाता है कि इस प्रकार की क्रिया का सुख उस व्यक्ति को कैसा, कितना और कहां मिलेगा। इस व्यक्ति के जीवन में विवाह सुख नहीं है परंतु संतति सुख है। तो इसका अर्थ ही है कि उस क्रिया को करने के लिए उसे बाहर जाना होगा, अर्थात गणिका गमन करना पड़ेगा। वही बीजारोपण होने की संभावना दिखाई देती है, अर्थात बाहर जाने पर ही बीज अंकुरित हो सकता है। हम इस पत्रिका का सबसे बड़ा रहस्य अब समझने जा रहे हैं, देखिए, क्योंकि अभी तक आपने पहले भाव को, दूसरे भाव को, सप्तम भाव को, अष्टम भाव को समझ लिया, पंचम भाव को भी समझ लिया, पर एक बड़ा बड़ा विचित्र योग बनता है यहां पर। देखिए, जिस प्रकार से राजा दशरथ अंतिम समय में अपनी संतति के वियोग में तड़पते रहे, उसी प्रकार का यह शाप कहलाता है। देखिए, जिसे दशरथी योग बोला जाता है। मतलब मरण अवस्था में इस व्यक्ति को उस अंकुरित बीज का ध्यान होगा, उसी वियोग में यह तड़पते हुए दुखी होगा। इस पत्रिका की यह बहुत बड़ी बात है। अब पंचम भाव का जो शुक्र है और अष्टम भाव में स्थित अंगारक योग राहु मंगल से बना हुआ लॉटरी में यश दे सकता है। देखिए, अचानक से धन प्राप्ति होना, धन का भी लाभ दे सकता है। ठीक उसी प्रकार जब आप पंचम भाव का शुक्र और अष्टम भाव से देखे जाने वाली गूढ़ विद्या को देखते हैं, तो इस विद्या को प्राप्त करने में और पारंगत करने में भी वो मदद करता है। हमने पहले देखा कि जिस प्रकार से अष्टम भाव में स्थित मंगल राहु शमशान साधक तांत्रिक दर्शाता है, उसी प्रकार से प्रथम भाव में बैठे हुए ये तीन चंडाल गजकेसरी योग और गुरु शापित दर्शाता है, और सप्तम भाव में स्थित सूर्य स्त्री शाप को दर्शाता है। देखिए, राइट। ठीक उसी प्रकार ऐसी व्यक्ति अगर तांत्रिक होती है, अब बड़े ध्यान से इस चीज को समझिएगा, अगर आपने नहीं सुना है तो थोड़ा पीछे जाकर वापस से रिवाइंड करिए। तो ये सब जो योग हैं, गुरु श्रापित होना, सप्तम भाव में स्थित सूर्य स्त्री शापित होना, या अष्टम भाव में ये स्थित जो अंगारक योग है, ये तांत्रिक दर्शाता है। तो किसी ऐसे पति पत्नी की पत्रिका में जहां संतान सुख ना के बराबर है, उस दाम्पत्य को यह संतति का सुख देने में सक्षम है व्यक्ति। और कैसे? तंत्र के माध्यम से, अपने तंत्र के माध्यम से, तंत्र की सहायता से उन्हें वह माता पिता होने का सुख प्रदान कर सकता है। अब आते हैं हम षष्ठ भाव में। षष्ठ भाव में है मिथुन राशि, और मिथुन राशि का स्वामी बुध वही बैठा हुआ है। षष्ठ भाव को पेंडिंग कर्मा का भाव कहा जाता है। षष्ठ भाव में जब मिथुन राशि का बुध आता है तो वह ये दर्शाता है कि इस व्यक्ति के जीवन में जो भी इसका पेंडिंग कर्म है वो इस जन्म में पूर्ण होकर ही रहेगा, यह विधि लिखित है। अब आगे जो मैं कहने जा रही हूं उसे और ध्यानपूर्वक समझेगा। इस व्यक्ति ने अपने पेंडिंग कर्म को सही तरीके से अगर समझ लिया, या सही तरीके से समझने के लिए जीवन में सभी आने वाले प्रसंग को, हर मुश्किल को सही प्रकार से आत्मसात कर अपने आप को संवारते हुए आगे बढ़ता चला गया, जो भी उसे
यश अपयश आता है उसे सही ढंग से आत्मसात करते हुए चला गया, तो नियति उसे ठीक वही मार्ग पे ले आती है जहां वो अपने गत जन्म के रूप से एकाकार हो जाता है। और निश्चित ही यह उसका अंत अत्यंत सुखकारी हो सकता है, बट उसके लिए उसे उन सभी अपयश अपमानों को, उन सभी चीजों को, वो सभी घूंट उसे पीने पड़ेंगे। हम हमेशा सुनते आए हैं, देखिए कि ज्योतिष शास्त्र में शनि गुरु के लिए कहा जाता है कि जब शनि और गुरु जहां पे भी बैठे होते हैं, जहां पे भी विराजमान होते हैं, वहां से चौथे भाव को अगर आप देखेंगे तो वो चौथा भाव वो खराब कर देते हैं। सो इसके जीवन में, इस व्यक्ति के जीवन में सुख का स्थान जो है वो कौन सा हुआ? चौथा भाव हुआ, क्योंकि शनि गुरु कहाँ है? पहले भाव में है। तो इसका अर्थ है कि इसके इस पत्रिका में सुख का भाव भी खराब है, दूषित है, मतलब सुख कभी नहीं आएगा इसके जीवन में। अब सुख कभी नहीं आएगा ये कहना गलत है। यहाँ पर मैं अपने शब्दों को परिवर्तित करती हूँ, चेंज करती हूँ और कहती हूँ कि सुख इसका खराब हो गया है। सुख खराब होने के लिए पहले सुख आना चाहिए ना। अपयश होने के लिए पहले यश को चखना होगा, राइट? तो उसी प्रकार से ये बात आप नोट करिएगा कि इसके जीवन में यश आएगा, यश मिलेगा, परंतु सुख भाव दूषित होने के कारण वो सुख इसका टिकेगा नहीं। अब जैसे अष्टम भाव में स्थित अंगारक योग दर्शाता है कि इस व्यक्ति ने शमशान साधना, शमशान तंत्र गत जन्म में किया हुआ है, राइट? क्योंकि प्रथम भाव में जितने चंडाल और पिशाच स्थित है वह उसके बिना आ ही नहीं सकते हैं। देखिए, इतने इतर योनियों को अपने साथ में रखना या इतनी इतर योनियों को साथ में जीवन व्यापन करना, क्या ये नॉर्मल बात है? ये वही व्यक्ति कर सकता है जो उस स्थान में, उस मैग्नेटिक फील्ड में रहा है। अगर ये व्यक्ति एक या एक से ज्यादा जन्म, इसका अर्थ ही है कि यह व्यक्ति जो है एक या एक से ज्यादा जन्म से शमशान तांत्रिक रहा है, शमशान साधक रहा है। परंतु इसका अर्थ यह भी है कि शुरुआत के जन्मों में यह शुद्ध वैदिक जन्म के आचरण का व्यक्ति होना ही चाहिए। अब ये हम किस पर से कह सकते हैं? क्योंकि यदि गुरु शापित है, समझेगा, क्योंकि अगर ये व्यक्ति गुरु शापित है तो तांत्रिक या शमशान साधक गुरु अगर होगा तो अगले जन्म में वह शमशान साधक हो ही नहीं सकता है, निश्चित ही वह खराब योनि में जाएगा। परंतु वही उसके अगर गुरु वैदिक होंगे तो उसे उस शाप के कारण उसे यह वैदिक छोड़कर शमशान साधक होने की संभावना, या परंतु वही उसके गुरु अगर वैदिक होंगे तो उस शाप के कारण वह वैदिक छोड़कर शमशान साधक हो सकता है, क्योंकि वैदिक में शुद्धता है। बहुत विचारणीय बात यह है कि गुरु कभी भी गलत या असत्य हो ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी गुरु अपने शिष्य का अहित सोच ही नहीं सकता, अपितु वह अपने शिष्य को ऐसा ही शाप देगा जिससे वह अगले जीवन में और प्रगत होकर, निखर कर बाहर आ सके। तो इसका दूसरा अर्थ यह भी हुआ कि व्यक्ति कितने जन्मों से अपना प्रवास करते हुए आई है और वैदिक से शमशान साधक बनी है, तो उसका अनुभव कितना प्रगाढ़ होगा। अगर यही व्यक्ति अपने कुटुंब से दूर रहता है, दूर रहती है ना, मतलब हम अगर अब हम यहाँ पे इसके दूसरे पक्ष की बात करेंगे, तो अगर हम दूसरे भाव पे आते, देखिए, अगर यही व्यक्ति अपने कुटुंब से दूर रहती है तो इससे किसी भी प्रकार के दोष निवारण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर वह कुटुंब के साथ रहती है और किसी भी प्रकार के दोष निवारण के लिए जाती है तो क्या होगा? किसी न किसी व्यक्ति का घर में, जो घर का सदस्य है, उसे जरूर फटका पड़ेगा। अर्थात यह व्यक्ति अगर अपने घर पर रहता है तो उसे कोई भी दोष निवारण नहीं करना है,
सभी भोग को भोगते हुए आगे बढ़ते चले जाना है ताकि इतर सदस्यों का हित हो सके। कितना विरोधाभास है ना यहाँ पर, अगेन कॉन्ट्राडिक्टरी है ये सारी सी चीजें। नियति हमेशा वही चीज हमें दर्शाती है, दिखाती है जो हम करना नहीं चाहते हैं। अब विरोधाभास क्या है कि अब पत्रिका के कोई भी मतलब पत्रिका का कोई भी दोष निवारण नहीं करना है, भोग भी नहीं भोगने हैं, तो फिर हम बाहर कैसे निकलेंगे इन सब चीजों से। अब यहां पर मैं जैमिनी ऋषि के सूत्रों को कहने जा रही हूं, क्योंकि ऐसी स्थिति में जैमिनी ऋषि के सूत्र ही हमें तारणहार हो सकते हैं। तो कैसे? अब हम इस व्यक्ति का इंदु लगन निकालेंगे। इंदु अर्थात चंद्र का दूसरा नाम है। आपने बहुत सारे वीडियोस या ट्यूटोरियल्स देखे होंगे इंदु लगन को लेकर। इंदु लगन से इष्ट देव भी देखे जाते हैं। अब जैमिनी ऋषि ने सभी ग्रहों को एक निश्चित संख्या दी है और साथ ही साथ देवी और देवता भी बताए हैं। जैसे सूर्य को 30, चंद्र को 16, मंगल को 6, बुध को 8 और गुरु को 10, शुक्र को 12 और शनि को 1 ऐसी संख्या दी है। वही अगर हम देखें कि देवी देवता कौन से हैं इन ग्रहों के, तो सूर्य को शिव, चंद्र को गौरी, मंगल को स्कंद या कार्तिकेय, बुध को विष्णु, गुरु को सांब शिव, गौरी शंकर, शुक्र को लक्ष्मी और शनि को विष्णु। और बचते हैं राहु केतु, तो राहु केतु को गण देवता बताए गए हैं, परंतु संख्या नहीं दी गई है इन्हें। इंदु लगन निकालने के लिए अब हम इसकी विधि समझ लेते हैं, क्योंकि हम जब भाव देखेंगे तो भाव में राहु केतु स्थित हो सकते हैं, तो राहु केतु के देवता हमें पता होनी चाहिए, पर राहु केतु की गणना इन्होंने संख्या के रूप में नहीं करी है। अब इंदु लग्न कैसे निकालना है? देखिए, लगन से नवम स्थान को नोट कर लीजिए, चंद्र से भी नवम स्थान को नोट कर लीजिए। अब इस स्थान में जो राशि पड़ती है उस संख्या को नोट कर लीजिए, अर्थात उस राशि के स्वामी की संख्या, उसे जोड़ लीजिए। कुल मिलाकर जो भी संख्या आती है उसे 12 से डिवाइड कर लीजिए, भाग दीजिए, और जो रिमाइंडर बचता है, मान लीजिए 2, 4, 5, जो भी रिमाइंडर बचा है उसे चंद्र से गिनना है। और जब आप चंद्र से गिन लेते हैं तो आप उस स्थान पे पहुंचते हैं। सो मान लीजिए चंद्र से चौथा स्थान, तो चौथा स्थान जो भी पड़ता है वो आपका इंदु लगन होता है। और इंदु लगन की कुंडली लगाने के बाद में जब आप व्यय स्थान को देखते हैं इंदु लग्न में, उस भाव में पड़ी हुई राशि, उस राशि का स्वामी, उस राशि के स्वामी का जो भी देवी देवता है वो आपका इष्ट देव होता है। अब हम इस पत्रिका को अब देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर पे इस पत्रिका को देखते हैं, है ना। अब इस पत्रिका के विषय में बात करेंगे, इस व्यक्ति के हिंदू लगन को निकाल लेंगे। इस व्यक्ति के लगन और चंद्र आप देखेंगे कि मकर है, एक ही है ना, मकर राशि है और मकर लग्न है। तो लग्न से और चंद्र से नवम भाव कौन सा है? भाग्य भाव है, जहां पे कौन सी राशि पड़ती है? कन्या राशि पड़ती है। अब कन्या राशि का स्वामी कौन है? बुध है, और बुध की संख्या कितनी है? 8 है, मतलब हमें 8 2 बार ले लेना है। 8 और 8 16 हुआ, और 16 को अगर हमने 12 से विभाग दिया तो बचता है 4। अब चंद्र से चौथा घर कौन सा है? तो चंद्र से चौथा घर पड़ता है मेष राशि, मतलब मेष लग्न इसका इंदु लग्न हुआ। तो मेष कुंडली को हम अब इंदु लग्न के हिसाब से पढ़ना शुरू करेंगे। अब मेष लग्न जो है, इंदु लग्न में आप देखेंगे कि व्यय स्थान पे कौन सी राशि पड़ती है? मीन राशि पड़ती है, अर्थात इसका जो स्वामी है वो कौन है? बृहस्पति। अब बृहस्पति के देवी देवता कौन से अलॉटेड है? सांब शिव, गौरी शंकर, या फिर हम कह सकते हैं शिव शक्ति। यही उसके इष्ट देव हैं और यही उसके इष्ट देव कहलाएंगे। तो इस व्यक्ति ने अगर जप तप धारणा
जो भी उपासना करनी है, अगर ये व्यक्ति शिव शक्ति की उपासना करता है तो उसे उनसे मदद मिलेगी। इस व्यक्ति की कुंडली में द्वितीय भाव में क्या है? कुंडली है, सॉरी, इस व्यक्ति की जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में क्या है? केतु है। तो क्या हम इंदु लगन के हिसाब से, इंदु लगन में है, क्या हम देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि कैसे इस चीज को पूर्ण करें, या कैसे अनुकंपा हम प्राप्त कर सकते हैं, कैसे इन भावों से जो दूषितता मिली हुई है उससे हम तर सकते हैं? तो कुंडली के दूसरे भाव में क्या है? केतु है। अब केतु क्या क्या कर रहा है? धन की हानि कर रहा है, लक्ष्मी की प्राप्ति होने में प्रॉब्लमेटिक है। दूसरे भाव में जो वाणी का स्थान है वो भी प्रॉब्लमेटिक है। तो द्वितीय भाव खंडित है, खराब है। ठीक उसी प्रकार से इंदु लग्न में जो द्वितीय भाव पड़ता है तो वहां पे कौन सी राशि पड़ रही है? वृषभ राशि पड़ रही है, जहां पर वृषभ राशि का ही स्वामी शुक्र बना हुआ है। हमने पत्रिका घुमा दी थी, राइट? जो मकर लग्न की पत्रिका जन्म कुंडली के थ्रू हमारे सामने है, वही हमने इंदु लग्न निकालने के लिए सिर्फ मेष कुंडली, मेष को हमने लगन बना दिया है और अब हम पत्रिका रीड कर रहे हैं, राइट? तो शुक्र मतलब अर्थात लक्ष्मी, इसका अर्थ है कि इस व्यक्ति को द्वितीय भाव से संबंधित सभी चीजों को अर्जित करने के लिए, कुटुंब बनवाने के लिए, सभी चीजों को के लिए लक्ष्मी की साधना करनी चाहिए, तभी इसे उन सभी चीजों की प्राप्ति हो सकती है। अब और कौन सा भाव दूषित है जन्म कुंडली में? जन्म कुंडली में चौथा भाव भी दूषित है। कैसे? क्योंकि गुरु और शनि जो है, गुरु और शनि अपने से चौथे भाव को खराब कर देते हैं। चौथा भाव कौन सा है? यहाँ पर सुख का है। अर्थात अर्थात अब यहाँ पे चौथे भाव में कर्क राशि पड़ती है जिसका स्वामी चंद्र है, परंतु वहां पे कौन स्थित है? सूर्य। तो अब चंद्र अर्थात गौरी हुई और सूर्य अर्थात शिव हुए। इसका अर्थ है कि इस व्यक्ति ने शिव और गौरी मतलब अगेन शिव शक्ति की उपासना करी तो इसे सुख की प्राप्ति भी हो सकती है। इस व्यक्ति की जन्म कुंडली में आप देखेंगे कि लगन भाव और अष्टम भाव दूषित है ना? तो इंदु लग्न के हिसाब से लगन भाव और अष्टम भाव के स्वामी कौन होते हैं? मंगल हो रहे हैं। और मंगल के जो आराध्य या हमने देवी देवता जैमिनी ऋषि के हिसाब से कौन से हैं? कार्तिकेय या स्कंद। तो इस व्यक्ति ने अपने लगन भाव को और अष्टम भाव को शुद्ध करने के लिए अगर स्कंद और कार्तिकेय की उपासना जप तप धारणा करी तो इसे यश की प्राप्ति हो सकती है। देखिए, जन्म कुंडली में जो भी भाव दूषित रहे हैं, हमने जो भी अभी तक आकलन समझा, उसे किस प्रकार से शुद्ध किया जाए, कौन सी एनर्जी वहां पर या कौन सी उपासना ध्यान धारणा वहां पे प्रकाश ला सकती है, शुद्धता ला सकती है, वो हमने इंदु लगन से समझा। अगर हम ध्यान से देखें तो इस व्यक्ति ने शिव शक्ति, लक्ष्मी, कार्तिकेय इन सभी देवी देवताओं की उपासना करी तो इसके जीवन का मूल अर्थ बाहर आने लगेगा और उसके साथ साथ वह अपने गत जन्म से भी एक रूप होते जाएगा। यह है इंदु लग्न की महिमा। अर्थात पत्रिका के दोष निवारण न करते हुए भी व्यक्ति का जीवन तर सकता है, उसे जीवन में यश मिल सकता है, समृद्धि मिल सकती है। परंतु प्रश्न पड़ता है कि क्या यह व्यक्ति ऐसा कार्य कर सकती है? तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि लगन भाव और अष्टम भाव के जो स्वामी है ना वो मंगल है। देखिए, क्या इस व्यक्ति में वो कुवत है कि इस प्रकार से अपनी पत्रिका को शुद्ध कर सकता है? क्योंकि प्रवाह के विरुद्ध जाकर कार्य करना है, क्योंकि प्रवाह के विरुद्ध जाकर कार्य करना है, प्रवाह के विरुद्ध जाकर लड़ना है। तो ये कर सकता है क्या ऐसा? तो ये बिल्कुल कर सकता है। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव और लगन भाव के स्वामी कौन है? यहाँ पर मंगल है, जो कि कार्तिकेय है, जो देवों के सेनापति है। इसलिए यह व्यक्ति जो है लड़वैया है, फाइटर है, इसकी फाइटिंग स्पिरिट का कोई भी तोड़ नहीं है।
अब अष्टम भाव स्थित मंगल राहु और प्रथम भाव स्थित शनि गुरु सीधा सीधा दर्शाते हैं कि यह व्यक्ति गत जन्म में शमशान साधक, तांत्रिक, मारण विधि करने वाला, सिद्धि प्राप्त करने वाला, अर्थात सिद्धि में विजय प्राप्त करने वाला है। मतलब यह व्यक्ति आचरण में दूसरा और कोई नहीं, यह व्यक्ति अघोर है, अवघड़ है अपने कर्म से, और ऐसा अघोर है जो बहुत क्रोधी है, बहुत गुस्सैल है। अब एक बार बहुत ध्यान से समझिएगा। अब यहां तक आपने पत्रिका का विश्लेषण बहुत ध्यान से सुना होगा, आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से पत्रिका को देखा जाता है। पत्रिका का वाचन, अभ्यास या विद्या और उसी के साथ साथ साधना, ये इन सभी चीजों का संयोग आपको पत्रिका को समझने में मदद करता है। शास्त्रों में वर्णित है, देखिए, कि पत्रिका देखने के लिए कुछ व्यक्ति के कुछ गुणों को व्यक्ति में कुछ गुणों की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो स्वयं का अभ्यास होना आवश्यक है, अनुशासन होना, दम्भ रहित ज्ञान की प्राप्ति होना और इष्ट का आशीर्वाद होना। परंतु गत जन्म के संचित पुण्य कर्म और गत जन्म की गति ही आपको इस विद्या में आगे लेकर जाती है। जो व्यक्ति सत्य रूप से इस विद्या का धारक तभी हो सकता है जब वो शास्त्र को सत्य रूप से बाहर रखता है, वो खुद अपने आप में सत्य स्थापित कर चुका है। अब इसके आगे आपको जितने भी लोग दिखाई देंगे ना, जो भी साधु, संत, औघड़, अघोरी आपको तीर्थ स्थलों पर, श्मशान में दिखाई देंगे, तो आपके मस्तिष्क में बहुत बार अलग अलग प्रकार के विचार कौन जाते होंगे। देखिए, तो पहले ध्यान रखना है कि कोई भी अवघड़ साधु केवल इस जन्म का ही नहीं होता है, वह अनेक जन्म से अघोरी या अवघड़ होता है। हाँ, परंतु इस जन्म में उसने बहुत अपमान, अपयश सहन किया है और इसी कारण वह धकेला गया है इस मार्ग पर। परंतु वाइस वर्सा भी समझिए, वो इसलिए नहीं धकेला गया है कि उसको अपयश या अपमान मिला है, अपितु वह इसलिए धकेला गया है कि उसका मार्ग ही गत जन्म से यह था, इसीलिए वह यहां धकेला गया है। आशा है कि आपको पत्रिका का विवेचन समझ में आया होगा और पत्रिका को कैसे देखा जाता है, किस प्रकार से भावों का आकलन किया जाता है, योगों को डिकोड किया जाता है, इसकी झलक आपने इस पत्रिका में देखी। मैं जल्द ही नया वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें मैं बात करने वाली हूं कौन तांत्रिक हो सकते हैं, कौन ज्योतिषी हो सकते हैं, या कौन अवघड़ या अघोरी हो सकते हैं। पत्रिका में ऐसे कौन से योग होते हैं, ऐसी कौन सी वो पत्रिकाएं होती हैं जिसमें गूढ़ विद्या में जाने की या इस क्षेत्र में अवलंबित होने की इच्छा होती है। तो जल्द ही मिलते हैं। अब मैं यहीं अपने वीडियो को विराम देती हूँ और जल्द ही आपसे मिलती हूँ नए विषय को लेकर। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आप सभी जो लोग मुझसे सीखना समझना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्नों को भी रख सकते हैं। धन्यवाद।